जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। इसके पहले हम लोग भारत शासन अधिनियम 1858 पे वीडियो बना चुके हैं। ये अगला है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861। देखिए क्या हुआ, 1858 में जो पावर थी वो तो चेंज हो गया, कंपनी से क्राउन के पास आ गया, सब कुछ हो गया। जो भी रियल पावर जो था आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया फॉर इंडिया और भारत में वायसराय। लेकिन इंडियंस की जो डिमांड थी उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। इंडियंस को कहना था कि हम जो हमारे जो नेटिव्स लोग हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, इनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हो ये हमारे मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है वो परिषद में होना चाहिए, काउंसिल में होना चाहिए। देखिए जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 है ये दो मायनों में बहुत ही हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, जो हमारा संवैधानिक इतिहास है, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें हम दो बातों को देखेंगे। पहला तो ये है कि ये जो इंडियंस हैं उनको गवर्नमेंट, जो गवर्नर जनरल की यानी कि जो वायसराय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो उनकी परिषद थी, उसमें इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। पहला तो ये इम्पॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन इसमें हो रहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ वायसराय। वायसराय की जो शक्ति थी, जो पावर थी, उसका विकेंद्रीकरण होना। ठीक है, इसके पहले हम जब चार्टर एक्ट बता रहे थे तो उसमें 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके अंतर्गत आप लोगों मतलब हमने बताया होगा कि जो मद्रास और जो बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनकी जो पावर थी कानून बनाने की, वो उनसे छीन लिया गया था। इस एक्ट में क्या हुआ कि उनकी जो पावर थी वो वापस उनको दे दिया गया। जो लॉ बनाने की जो पावर थी वो उनको फिर से वापस उनको दे दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ हमारा इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो इस एक्ट के अंतर्गत हुई। इसके अलावा और भी क्या चेंजेस हुए, देखिए पहला तो था कि जो गवर्नर जनरल की जो विधायी शक्ति थी, जो लेजिस्लेशन पावर थी, लेजिस्लेशन पावर, इसमें क्या हुआ, देखिए एक तरह से हम कह सकते हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी गवर्नमेंट की, जो लेजिस्लेटिव पावर मतलब जो विधायी शक्ति थी, उसमें क्या होता था कि कम से कम 6 से 12 मेंबर वो ऐड कर सकता था। 6 से 12 मेंबर ऐड कर सकता था और इसमें कम से कम आधे जो हैं वो अनऑफिशियल होते थे। और अनऑफिशियल होते थे, ये ब्रिटिशर्स भी हो सकते थे या ये इंडियन भी हो सकते थे। उस एक्ट में कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि वो कौन होगा, इंडियन होंगे या ब्रिटिशर्स होंगे। इसका फ़ायदा जो वायसराय था बहुत ज़्यादा उठाता था। मेजॉरिटी हमेशा ब्रिटिशर्स की होती थी, इंडियंस कम ही होते थे। ठीक है, तो इस तरह से पहली बार जो इंडियंस थे वो इस काउंसिल में, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसमें नॉमिनेट होना शुरू हो गए थे। इसके अलावा और जो चेंजेस की हम लोग बात करें तो जो गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, इसके पहले हम बता चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 लोग थे, पहले कम करके 3 कर दिए गए, 3 से फिर 1 प्लस जोड़ा गया, आपका मैकाले को जोड़ा गया जो एक्सपर्ट थे, लॉ एक्सपर्ट थे, और फिर 1 मेंबर इसमें और ऐड कर दिया गया जो हो गया आपका 5वां मेंबर। तो 5 हो गए इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और ये जो था ये भी आपका लॉ एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बढ़ोतरी हो रही है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, अब देखिए उस समय जो 1861 में जो लॉर्ड कैनिंग बने थे 1858 में भारत के वायसराय। ठीक है, तो देखिए हम लोग आगे बात करेंगे 1862 में क्या हुआ था। इसके पहले प्लीज़ हमारा चैनल जो है अभी हम लोगों ने इनिशिएट किया है एक कुछ करने का, तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है बीएन सिंह क्लासेज उसे सब्सक्राइब करिए। हम लोग और भी बेटर करने का कोशिश कर रहे हैं, सो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू। चलिए हम लोग बात करते हैं 1858 में पता था कि पहले वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया
कि 3 इंडियन को रिप्रेजेंटेशन दिया, 3 इंडियन को रिप्रेजेंटेशन दिया। एक थे किंग ऑफ बनारस, बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के राजा, पटियाला के राजा, किंग ऑफ पटियाला, और तीसरे थे दिनकर रॉय, दिनकर रॉय। ठीक है, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और दिनकर राय। ठीक है, ये थे। देखिए रिप्रेजेंटेशन का सीधा सीधा मतलब था, कुछ मतलब नहीं था, सिर्फ नाम मात्र का ये लोग इंडियन को रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे। पूरी की पूरी पावर उनको थी। न ये किसी बजट पे डिस्कस कर सकते थे, जो अनऑफिशियल मेंबर होते थे वो न किसी बजट पे डिस्कशन कर सकते थे, न इनका कोई वोट होता था, और न ही कोई क्वेश्चन पूछ सकते थे। क्या मतलब है, फिर बिना मतलब का था, एक पुतले की तरह बिठा दो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी। इसके अलावा हम लोग देखें तो 1862 के बाद आपका अगला रूल जो आएगा 1891-92 के आसपास आएगा। तब तक बात करें तो सिर्फ 1891 तक ओनली 45 इंडियन का रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, और इसमें हम लोग जो इंडियन जो होते थे, मान लीजिए बनारस के राजा हो गए, पटियाला के राजा हो गए, दिनकर रॉय हो गए, ऐसे लोगों को ये लोग बनाते थे जो अंग्रेजों के प्रति लॉयल हो, जो कुछ जानते ना हो। इसी का एक एग्जाम्पल अगर हम आपको दें, अगर हम लोग एक वाकया याद आता है कि एक राजा थे जिनका नाम था राजा दिग्विजय सिंह। ठीक है, राजा दिग्विजय सिंह, ये जो राजा दिग्विजय सिंह थे ये बलरामपुर के राजा थे। इनको इंग्लिश एकदम नहीं आती थी, और इन्होंने, इनके किसी रिश्तेदार ने पूछा कि भाई साहब आपको तो इंग्लिश आती नहीं है, तो फिर आप वोट कैसे करते हो? तो इन्होंने कहा कि मैं गवर्नर को, वायसराय को देखता रहता हूँ, वायसराय जब अपना हाथ उठाते हैं तो मैं भी उठा देता हूँ, वायसराय जब अपना हाथ नीचे करते तो मैं भी कर देता हूँ। तो ये ऐसे लोग थे जो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा और हम लोग अगर कुछ चेंजेस की बात करें तो जो वायसराय का एक और इम्पॉर्टेंट पावर मिली थी इसमें, वो था ऑर्डिनेंस का। वायसराय जो था वो ऑर्डिनेंस पारित कर सकता था। इसकी 6 महीने वैलिडिटी थी, ओनली 6 महीने वैलिडिटी थी, इसके बाद ये एक्सपायर हो जाता था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।